हेलो एवरीवन, मैं अभिलाषा चौधरी स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुणा पब्लिकेशंस में। दोस्तों, राजस्थान की जो भूगोल है उस कड़ी में हम अगला टॉपिक लेकर आए हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। दोस्तों, जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लो अगर राजस्थान के भूगोल के 10 क्वेश्चन आ रहे हो एग्ज़ाम में, तो 3 से 4 क्वेश्चन अकेला राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो कवर कर लेता है। और ये इस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, अगर आपको किसी भी जगह की भौतिक संरचना के बारे में पता होगा तो आप ये भी बता सकते हैं कि वहाँ किस तरह की जलवायु पाई जाएगी, वहाँ मृदा किस तरह की पाई जाएगी। अब पूर्वी मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जैसे मरुस्थलीय प्रदेश है, नाम से पता चल रहा है यहाँ पर बलुई मिट्टी पाई जाएगी। यहाँ की जलवायु आपको पता चलेगी। अगर जलवायु और भौतिक संरचना ये सब पता है तो आपकी यहाँ पर कृषि किस तरह से की जाती है, किस तरह की यहाँ पे वनस्पति उगाई जाती है। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है कि आगे भूगोल के अंदर जो टॉपिक हैं उनको समझने के लिए जो कंसेप्ट है वो भौतिक प्रदेश में ही क्लियर करना ज़रूरी है, ताकि आगे के जो टॉपिक हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, अब शुरू करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उसको 4 भागों में बांटा गया है: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। जो राजस्थान का जो भौतिक संरचना है वो मोटी मोटी 3 ही भागों में विभाजित है। कहीं पर तो पठार, मैदान, अरावली में पहाड़ी क्षेत्र और यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र, इसलिए इनको 4 भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। तो इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है: रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क प्रदेश। देखो, मरुस्थल को अरावली से पृथक करती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, यानी कि 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो पश्चिमी मरुस्थल को अरावली से पृथक करती है, अरावली से होकर गुजरती है। इसके पश्चिम का हिस्सा मरुस्थल में आएगा और पूर्व का हिस्सा पूर्वी मैदान। ठीक है, पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी और पूर्व में 50 से ज़्यादा। अब मरुस्थलीय प्रदेश को भी 2 भागों में बांटा गया है: रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क प्रदेश। इसको बांटने वाली रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ध्यान में रखिएगा, 50 सेंटीमीटर अरावली और मरुस्थल को पृथक करती है और 25 सेंटीमीटर मरुस्थल को ही 2 भागों में विभाजित करती है: रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क प्रदेश। अब रेतीला जो शुष्क मैदान है वो भी हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। पहला बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, दूसरा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यहाँ यानी कि यहाँ पर बालू का स्तूप पाए जाएंगे और यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं मिलेंगे। और फिर आता है अर्ध शुष्क प्रदेश। इसके 4 भाग हैं: घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन। इसको गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं, लूणी बेसिन को। फिर आती है अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे: उत्तरी पूर्वी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ये हुआ हमारा अरावली प्रदेश। फिर आता है पूर्वी मैदान। देखो, मैदानी प्रदेश है तो जो नदियाँ होती हैं वो जलोढ़ लेके आएंगी और उससे मैदान का निर्माण करेंगी। तो पूर्वी मैदान किन नदियों से मिलकर बना है? उत्तर में पढ़ेंगे हम बाणगंगा व बनास बेसिन, मध्य में माही बेसिन और चंबल बेसिन। 3 बेसिन हैं जो कि पूर्वी मैदान का निर्माण करती हैं। फिर आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में एक भाग है हाड़ौती का पठार जो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तक फैला है। और फिर आता है विंध्यन कगार भूमि जो कि आगे सवाई माधोपुर, धौलपुर तक होते हुए जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे भौतिक प्रदेश, जिसको हम मोटे मोटे हमने एक खाका तैयार किया है कि हाँ, हम हमारी जो भौतिक प्रदेश की क्लासेस हैं वो उसमें हम ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। हमारा पहला भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और पढ़ते हैं। देखो, जो एक भूगोलवेता हुए हैं वेगनर, भूगोलवेता कौन है? वेगनर। अब वेगनर महोदय ने एक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत।
महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत में वेगनर महोदय ने ये क्या बताया था कि पहले क्या था कि हमारी ये धरती है ना, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, तो उसके ऊपर अभी जो हम ये पढ़ते हैं कॉन्टिनेंट्स, हमारे जो 7 महाद्वीप हैं, वो पहले क्या थे, एक ही स्थल रूप था उनका। मान लो ये स्थल रूप है, ठीक है, पहले जुड़ा हुआ था, ये अलग अलग नहीं थे, अब तो अलग अलग हो गए। तो इसको इसने क्या नाम दिया वेगनर ने, पेंजिया। ठीक है, जो महाद्वीप जो था, मतलब जो स्थलीय भाग था, ये क्या है, स्थलीय भाग, इसको क्या नाम दिया, पेंजिया। और जो इसके चारों तरफ जो महासागर था, उसको इसने नाम दिया पेंथालासा। ठीक है, मतलब कि जो स्थलीय भाग था उसको नाम दिया पेंजिया, और जो जलीय भाग था उसको नाम दिया पेंथालासा। अब इनको कैसे याद करें, देखो, महाद्वीप, पेंजिया क्या है, आजकल का एक तरह से महाद्वीप, और पेंथालासा महासागर। इसमें 4 है और इसमें 1 2 3 4 5, इसमें है तो सही है द्वीप, लेकिन हमें इसको 4 ही मानना है। मान लो ये 4 अक्षर है इसमें, और इसमें 5 अक्षर हैं। ये बड़ा है तो बड़ा नाम महासागर, छोटा है तो छोटा नाम महाद्वीप। ठीक है, इस तरह से इसको याद कर लेंगे। अब क्या हुआ कि फिर कालांतर में ये जो पेंजिया था वो 2 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, ये 2 भागों में विभाजित हो गया। अब जो उत्तरी भाग था इसका, वो बना अंगारा लैंड। ठीक है, उत्तरी भाग बना अंगारा लैंड, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, लारेशिया। और जो दक्षिणी भाग था वो बना गोंडवाना लैंड। दक्षिणी भाग बना गोंडवाना लैंड। अब फिर कालांतर में इसका और विभाजन होता गया, तो जो अंगारा लैंड था वो अमेरिका, यूरोप और एशिया, इन भागों में विभाजित हुआ। और जो गोंडवाना लैंड था वो इधर दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका, और इधर ऑस्ट्रेलिया, और नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप, इन महाद्वीपों में विभाजित हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि भी जो गोंडवाना लैंड था ना, उसी का जो हमारा भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है ना, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और वो जब मतलब कि वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये क्या कहता है कि महाद्वीप जो है ना, वो एक प्लेट है, महाद्वीपीय जो प्लेट है वो महासागर जो तली है उसके ऊपर तैरती रहती है। ठीक है, मतलब एक जगह स्थिर नहीं है, वो अभी भी तैरती रहती है, जिसकी वजह से जो गोंडवाना लैंड का जो भारत का प्रायद्वीपीय जो हिस्सा था वो धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता गया और यहाँ अंगारा लैंड से टकरा गया। ठीक है, अब जो फिर क्या नाम है, ये प्रायद्वीपीय भाग था और ऊपर अंगारा लैंड था, बीच में क्या था हमारे, टेथिस सागर। ठीक है, ये समझ में आया। विस्तार से इसकी चर्चा भारत का जो भौतिक प्रदेश हम पढ़ेंगे उसमें करेंगे। अभी बस हमारे ये 2 ही काम की चीज़ है, एक तो टेथिस सागर और भारत ये गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब बात करें राजस्थान के भौतिक प्रदेश में ये कहाँ काम आता है, तो जो बीच में टेथिस सागर बना। ठीक है, अब जो राजस्थान का अरावली क्षेत्र, राजस्थान का अरावली क्षेत्र और दूसरा पठारी भाग कौन सा, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, जिसको हम हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं, वो दोनों भाग किसके भाग हैं, गोंडवाना लैंड के। ठीक है, अब जो टेथिस सागर है, तो हमारा जो मरुस्थलीय प्रदेश है और जो पूर्वी मैदान है वो इस टेथिस सागर का विशेष माना जाता है। नदियों द्वारा जलोढ़ का जमाव किया गया, तब उपजाऊ मैदान बन गया, जिसको हम आज पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है। और जहाँ नदियों का पानी ढंग से नहीं पहुँच पाया, वो भाग जो है अब मरुस्थल के रूप में उभर कर आया है। ठीक है, तो ये था हमारा। अब हम पढ़ेंगे जो मरुस्थल का जो विस्तार है उसके बारे में देखेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, देखो ये मान लो हमारा
राजस्थान है। ठीक है, अब जो ये अरावली पर्वतमाला, ये हमने विभाजित कर दिया मरुस्थल को, यानी अरावली पर्वत से इधर पश्चिम में ये क्या है हमारे पास, पूरा का पूरा मरुस्थल है। यहाँ कौन सी वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और ये कौन सी रेखा है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, जो इस मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, शुष्क और अर्धशुष्क। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे इसके क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, तो जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी कि मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उसका कितना भाग रखता है, 61.11%। ठीक है, यानी संपूर्ण राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थल फैला है, तो 61.11%। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ और देखेंगे हम कि जो एक चीज़ तो ये कि भी जो थार का मरुस्थल है, ठीक है, थार का मरुस्थल है जो पाकिस्तान में भी फैला है, भारत में भी फैला है। ठीक है, तो उसका कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में फैला है, वो है 58.87%। यानी कि संपूर्ण थार के मरुस्थल जो है उसका कितना भाग अकेले राजस्थान के अंदर है, तो 58.87%। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि भी जो भारत है, भारत में जो मरुस्थल है उसका कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है, तो वो है 62%। ठीक है, यानी कि अब भारत में जो मरुस्थल है, राजस्थान के अलावा गुजरात हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, वहाँ भी मरुस्थल फैला है। ठीक है, तो उसमें राजस्थान कितना भाग रखता है, 62। यानी कि जो भारत है, देखो ये पूरा जो थार का मरुस्थल है, ध्यान रखना, याद रखनी है ये चीज़, संपूर्ण थार के मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान रखता है, 58.87%। और भारत के अंदर जो मरुस्थल विस्तृत है उसका कितना प्रतिशत रखता है, 62%। और जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मरुस्थल है, तो 61। ठीक है, 61.11। ठीक है, ये तो हुआ क्षेत्रफल। अब बात करते हैं जनसंख्या की। तो जनसंख्या, संपूर्ण राजस्थान की जो जनसंख्या उसका कितना प्रतिशत भाग मरुस्थल रखता है, तो 40% भाग। ठीक है, यानी कि जितनी भी जनसंख्या है वो 40% जनसंख्या मरुस्थल में निवास करती है। दोस्त, यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि भी जितने भी मरुस्थल हैं संसार में, हमें जैसे सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, अट्टाकामा, गोबी, जितने भी मरुस्थल हैं, तो राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो सबसे घना बसा हुआ आबादी वाला मरुस्थल है। ठीक है, यानी कि सबसे घना बसा हुआ, सबसे घनी आबादी जो है वो इसी मरुस्थल की है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पूरे संसार के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या थार के मरुस्थल में ही निवास करती है। अब वर्षा देखें इसकी, तो वर्षा होती है यहाँ पर 20 से 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 से 50 सेंटीमीटर। देखो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थी ना, जो अरावली से इधर, यानी कि अरावली से पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा ही होगी। ठीक है, तो 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 20 से 50 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो मरुस्थल में होगी। अब तापमान की बात करें, देखो तापमान जो है वो मरुस्थल में समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर क्या है, बलुई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कण बहुत मोटे होते हैं, इस कारण से वो जल्दी से तो गर्म हो जाती है और जल्दी से ठंडी हो जाती है। दिन में तापमान लगभग इसका 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, और वहीं रात को जब सूरज गायब होगा तो -3 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान चला जाता है। ठीक है, -3 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। फिर भी स्नोफॉल नहीं होगा यहाँ पे, राजस्थान है भाई। ठीक है, तो ये हुआ तापमान। अब बात करें इसके ढाल की,
तो देखो ढाल जो है उसका वो इस तरह से है, ठीक है, यानी कि उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम। ढाल कैसे है इसका, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। जो भी नदियां हैं जो कि अरावली से निकलती हैं या और भी जो नदियां हैं उसका ढाल यही है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब इसकी लंबाई की बात करें तो ये जो लंबाई है इसकी ये है 640 किलोमीटर, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 300 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर और चौड़ाई है 300 किलोमीटर, लगभग दुगनी है इसकी लंबाई, ठीक है। अब एक चीज़ और, ऊंचाई, यानी कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है मरुस्थल की, तो ये है 200 से 300 मीटर। देखो मीटर है, ध्यान रखना, जो यूनिट है वो ध्यान में रखना, ये जो है वो किलोमीटर है, ये है वो मीटर है। ऊंचाई मीटर में रखेंगे और ये जो लंबाई चौड़ाई है वो किलोमीटर में, जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग किलोमीटर में, और ये चीज़ ध्यान में रखना 20 से 50 क्या है, सेंटीमीटर है। अब क्या है कि भी बहुत सी गाइड वगैरह में या एग्ज़ाम में मान लो वर्षा पूछ ली और ऐसे दे दिया 200 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर, तो आप क्या बोलोगे, अरे यार मैम ने तो करवाया ही नहीं, मैम ने तो कुछ 20 और 50 लिख रखा था, यहाँ पे तो ऑप्शन में 200 और 300 है, 200 और 500, ठीक है। तो ध्यान में रखना ये यूनिट तो सेंटीमीटर की है और ये यूनिट क्या है, मिलीमीटर की। 20 सेंटीमीटर और 200 मिलीमीटर एक ही चीज़ है ना, तो यूनिट को ध्यान में रखना है, 200 है तो मिलीमीटर, 20 है तो सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये तो हुआ इसका विस्तार। देखो एक चीज़ और, जो राजस्थान का जो ये जो थार मरुस्थल है ना, पूरा थार मरुस्थल ही, ये किसका भाग है, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल, ठीक है। कई बार याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भी जो थार का मरुस्थल है वो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का भाग है, जो कि अरब, ईरान से होता हुआ राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। ये हुआ ग्रेट पैलियो आर्कटिक। एक चीज़ और देखो, ये जो जनसंख्या हमने पढ़ी थी 40% जनसंख्या, अब कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसका जनघनत्व कितना है, तो जनघनत्व कितना होगा इसका, 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर 103 प्रति व्यक्ति होंगे, ठीक है। अब जनसंख्या हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, नदी, मरुस्थल की सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है, लूणी, ठीक है, लूणी नदी। और नहर की बात करें तो नहर कौन सी, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, नदी हो गई, नहर हो गया। अब हम एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह की वनस्पति पाई जाती है, तो वनस्पति जो है, वनस्पति कैसी मिलेगी यहाँ पर, मरुद्भिद प्रकार की, मरुद्भिद वनस्पति मिलती है, जिसको क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स, ठीक है। जीरोफाइट्स वनस्पति मतलब जिसकी जड़ें लंबी होगी, भी ज़्यादा दूर तक पानी का अवशोषण कर सके, पत्तियाँ छोटी होगी, कांटेदार होगी, ठीक है, तो वनस्पति मिलती है मरुद्भिद प्रकार की, जैसे सेवण, दामन, कैर, ठीक है, ये कुछ वनस्पति हैं जो कि रेतीले मरुस्थल में मिलती हैं हमें। अब ये मृदा, लास्ट में हम देखेंगे मृदा, तो मृदा किस तरह से पाई जाती है यहाँ पर,
रेतीली बलुई, कौन सी? रेतीली बलुई मृदा। इसके कण मोटे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मरुस्थल के बारे में। दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो जो इसरो की एक रिपोर्ट है जो कि 2007-8 में आई थी, उसके अकॉर्डिंग देखो ये कितने प्रतिशत भाग पर था, हम पढ़ते भी हैं हर जगह हमें यही मिलता है 61.11, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया है कि भी 64% भाग पर क्या है, मरुस्थल विद्यमान है। यानी कि मरुस्थल का लगातार विस्तार हो रहा है और वर्तमान में 64% भाग के ऊपर ये फैला हुआ है। इसको, ये जो फैल रहा है धीरे धीरे, इसको क्या बोलते हैं? एक टर्म होती है रेगिस्तान का मार्च। क्या बोलते हैं इसको? रेगिस्तान का मार्च। मार्च ये महीना नहीं है, वो परेड वाला मार्च नहीं होता, वो रेगिस्तान मार्च। यानी धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। अब कितना प्रतिशत है? 64, पर किताबों में यही मिलता है। ये तो बस इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है, ठीक है। और लास्ट में एक चीज़ और कि भी ये जो मरुस्थल है वो पूरा राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? 12, ठीक है। 12 जिलों में ये मरुस्थल फैला हुआ है। ये थी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल के बारे में। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे चैनल के साथ अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।